ओके, लेट्स अनपैक दिस। अगर हम 1914 के यूरोप को देखें ना, तो सतह पर सब कुछ एकदम परफेक्ट नजर आता है। हाँ बिल्कुल, एक शानदार और व्यवस्थित दुनिया। एग्जैक्टली मतलब आर्थिक तरक्की अपने पीक पर थी, पूरे दुनिया में इन देशों का दबदबा था, और ऐसा लगता था कि मानव सभ्यता ने अपना सबसे सुरक्षित दौर हासिल कर लिया है ना। ऊपर ऊपर से तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। लेकिन हमारे पास आज जो स्रोत हैं, जिसमें उस दौर के कूटनीतिक दस्तावेज, सैन्य नक्शे और इतिहासकारों के गहरे शोध शामिल हैं, वो एक बहुत ही अलग कहानी बयां करते हैं। एक खौफनाक कहानी, सच कहूं तो। हाँ, और आज के इस डीप डाइव कमीशन ठीक यही समझना है कि कैसे बाल्कन के एक छोटे से इलाके में हुई एक हत्या ने पूरी दुनिया को प्रथम विश्व युद्ध की भट्टी में झोंक दिया। एक ऐसा युद्ध जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को मिटा दिया और दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। तो मेरा सवाल यह है कि अगर यूरोप इतना ही ताकतवर और स्थिर था, तो वो कौन सी चीज थी जो इसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी? देखो, यहाँ गहराई में जाने वाली बात यह है कि वो स्थिरता महज एक भ्रम थी। मतलब 1914 के यूरोप में ताकत का जो संतुलन था ना, वो बहुत ही नाजुक था। अच्छा। हाँ, एक तरफ आपके ब्रिटेन और फ्रांस थे, जहां लोकतंत्री प्रणालियां जड़ें जमा चुकी थीं। राइट। और जर्मनी में एक चुनी हुई संसद तो थी, लेकिन कूटनीति और सेना की असली चाबी राजा के पास थी। मतलब केसर के पास। बिल्कुल, केसर के पास। और इनके एकदम उलट थे ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस, जो पूरी तरह से निरंकुश राजशाही पर टिके थे। जहां राजा का हुक्म ही कानून था। एकदम सही। और इन अलग अलग राजनीतिक ढांचों के बीच सबसे बड़ा तनाव पैदा हो रहा था बाल्कन क्षेत्र में। क्योंकि वहां ओटोमन साम्राज्य तेजी से ढह रहा था, है ना? जिसे तब यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता था। हाँ, और किसी भी बड़े साम्राज्य के ढहने से एक खालीपन आता है, एक पावर वैक्यूम। और स्रोतों से ये बात बिल्कुल साफ है कि बाल्कन के उस खालीपन को भरने के लिए ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस के बीच एक भयंकर होड़ मची हुई थी। बिल्कुल। और उसी बीच सर्बिया में राष्ट्रवाद अपने चरम पर पहुंच रहा था। उनका एक ही सपना था, एक विशाल साउथ स्लाव किंगडम का निर्माण करना। हाँ, और ऑस्ट्रिया हंगरी के नजरिए से देखें तो सर्बिया का ये सपना उनके वजूद के लिए सीधा खतरा था। वो कैसे? मतलब ऑस्ट्रिया हंगरी तो बहुत बड़ा साम्राज्य था। बड़ा था, लेकिन वो कोई एक सजातीय देश नहीं था ना। वो अलग अलग जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों का एक गट्ठर था, जिसे हैब्सबर्ग राजवंश ने किसी तरह बस बांध कर रखा था। ओह, मैं समझ रहा हूँ। तो अगर सर्बिया अपनी स्लाव आबादी को अलग करने में कामयाब हो जाता, तो ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाते। बाप रे। तो इसी बैकग्राउंड में आती है 28 जून 1914 की वो कुख्यात तारीख, साराजेवो की घटना। बिल्कुल। ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, जो वहां के होने वाले सम्राट थे, वो बोस्निया की राजधानी साराजेवो के दौरे पे थे, जिसे ऑस्ट्रिया ने कुछ ही साल पहले कब्जे में लिया था। हाँ, और सर्बिया के लोग इस बात से उबले हुए थे। और वहीं एक बोस्नियाई सर्ब राष्ट्रवादी गवरिलो प्रिंसिप ने उनकी हत्या कर दी। एक ऐसी गोली जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इसके बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को एक ऐसा अल्टीमेटम दिया जिसे मानना असंभव था, और फिर युद्ध की घोषणा कर दी। अक्सर इतिहास में इसे डोमिनोज गिरने जैसा बताया जाता है। हाँ, कि एक टाइल गिरी और पूरा ढांचा ढह गया। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा रुककर एक सवाल पूछना है। मतलब क्या ऑस्ट्रिया को सच में अंदाजा था कि वो एक विश्व युद्ध शुरू करने जा रहा है? ये बहुत ही सटीक सवाल है। क्योंकि देखो, 1912 और 1913 में भी तो बाल्कन युद्ध हुए थे। तब तो दुनिया खत्म होने की कगार पर नहीं आई थी। असल में वास्तविकता ये है कि ऑस्ट्रिया के नेताओं ने इसे एक लोकल युद्ध ही समझा था। अच्छा, उन्हें लगा ये सिर्फ उनके और सर्बिया के बीच रहेगा। हाँ, उनके हिसाब से ये एक सुनहरा मौका था सर्बिया के खतरे को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देने का। उनका कूटनीतिक आकलन ये था कि पिछली बार की तरह इस बार भी बाकी यूरोपीय ताकतें दखल नहीं देंगी। लेकिन उनका ये आकलन भयानक रूप से गलत साबित हुआ। बहुत भयानक। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो सबसे ज्यादा उलझा हुआ है। अगर लड़ाई सिर्फ ऑस्ट्रिया और सर्बिया की थी, तो बाकी के देश इसमें कैसे खिंचे चले आए? गुप्त संधियों की वजह से। राइट। जब हम स्रोत देखते हैं तो ये गुप्त संधियों का एक बहुत ही जटिल जाल नजर आता है। ये शुरू कहाँ से हुआ? इस जाल की शुरुआत होती है ऑटो वॉन बिस्मार्क के दौर से। 1871 में जब जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो बिस्मार्क का मेन टारगेट था जर्मनी की ताकत को सुरक्षित रखना और फ्रांस को अलग थलग करना। बिल्कुल। इसके लिए उन्होंने सैन्य गठबंधनों की एक पूरी सीरीज बनाई। जैसे 1879 में ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ उनका गठबंधन हुआ।
और फिर 1882 में इटली जुड़ गया, तो ये ट्रिपल अलायंस बन गया। सही कहा। और ये संधियां कोई आम संधियां नहीं थी ना, मतलब इनमें से कई की शर्तें दुनिया से, यहां तक कि खुद उन देशों की संसदों से भी छिपाई गई थीं। हाँ, वो सीक्रेट ट्रीटीज थीं। और जब बिस्मार्क सत्ता से हटे तो जर्मनी की कूटनीति काफी आक्रामक होने लगी, जिससे बाकी देशों में खौफ पैदा हो गया। जिसका नतीजा ये हुआ कि 1894 में फ्रांस और रूस ने हाथ मिला लिया। और 1904 में ब्रिटेन और फ्रांस साथ आ गए। फिर 1907 तक ब्रिटेन और रूस का भी गठबंधन हो गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरा यूरोप हथियारों से लैस दो अलग अलग खेमों में बढ़ चुका है, जो बस एक इशारे का इंतजार कर रहे थे। लेकिन मुझे यहाँ इस बात को चुनौती देनी है। हाँ, बताइए। जब हम इन दस्तावेजों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये देश महज रोबोट थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सारे देश आंख बंद करके एक दूसरे के समर्थन में करोड़ों लोगों को मौत के मुंह में धकेलने के लिए तैयार थे? सिर्फ इसलिए क्योंकि दशकों पहले किसी कागज पर साइन हुए थे? हाँ, क्या ये इतना ही सीधा था? देखो, ये बहस इतिहासकारों के बीच आज भी सबसे ज्यादा दिलचस्प मानी जाती है। अगर हम गहराई में जाएं तो पता चलता है कि ये गठबंधन असल में उतने बाध्यकारी या कड़े नहीं थे। Here's where it gets really interesting. मतलब संधियां पत्थर की लकीर नहीं थी? बिल्कुल नहीं। इतिहास में इसके पुख्ता प्रमाण हैं। जैसे 1904 में जब रूस का जापान के साथ युद्ध हुआ था, तब फ्रांस ने रूस की कोई सैन्य मदद नहीं की, जबकि उनके बीच संधि थी। अरे वाह, ये तो बहुत कम लोग जानते हैं। इतना ही नहीं, 1913 के दूसरे बाल्कन युद्ध में जर्मनी ने अपने ही सहयोगी ऑस्ट्रिया को सर्बिया पर हमला करने से रोक दिया था। रुको, और इटली का भी तो कोई मामला था ना? हाँ, सबसे बड़ा सबूत तो इटली है। इटली कागज पर ट्रिपल अलायंस का हिस्सा था, लेकिन जब महायुद्ध शुरू हुआ तो उसने शुरुआत में तटस्थ रहना चुना और बाद में अपनी ही सहयोगी शक्तियों मतलब जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ ही युद्ध में उतर गया। बिल्कुल। ये तो बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। तो इसे हम एक अलग नजरिया दे सकते हैं। ये संधियां कोई पक्का गणितीय फॉर्मूला नहीं थी। हाँ, आप इन्हें बर्फ पर खेले जा रहे एक मल्टीप्लेयर टग ऑफ वॉर या रस्साकशी की तरह देख सकते हैं। सही कहा। एक के फिसलने से दूसरे खिंचते तो हैं, लेकिन अगर कोई चाहे तो रस्सी छोड़ भी सकता है। एकदम सटीक उदाहरण है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अकेले इन संधियों ने युद्ध नहीं करवाया। इन्होंने पूरे यूरोप के माहौल में सिर्फ अविश्वास और शक का जहर घोला था। हाँ, माहौल टॉक्सिक कर दिया था। तो फिर असली वजह क्या थी? वो कौन सी चीज थी जिसने कूटनीति के सारे दरवाजे बंद कर दिए और रस्सी छोड़ने का ऑप्शन ही खत्म कर दिया? इस सवाल का जवाब उस दौर के लगातार बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय संकटों और उस समय की प्रेस के खौफनाक प्रभाव में छिपा है। प्रेस मतलब मीडिया का दबाव। हाँ, 1914 से पहले ही कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी थीं जिन्होंने देशों के अहंकार और कूटनीतिक लचीलेपन को पूरी तरह खत्म कर दिया था। जैसे 1905 और 1911 का मोरक्को संकट। हमारे स्रोतों में 1911 के अगादीर संकट का बहुत प्रमुखता से जिक्र है। हाँ, जब जर्मनी ने मोरक्को में फ्रांसीसी सेना की मौजूदगी के विरोध में अपनी एक गनबोट, जिसका नाम पैंथर था, वहां भेज दी थी। लेकिन सतह पर दिखने में तो एक बहुत ही छोटी सी घटना लगती है। मतलब सिर्फ एक नाव ही तो भेजी थी। देखने में लगता है। तो इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या था? इसने इतना बवाल क्यों मचाया? क्योंकि वो सिर्फ एक नाव नहीं थी, वो गनबोट डिप्लोमेसी का एक बहुत ही आक्रामक प्रदर्शन था। जर्मनी ब्रिटेन और फ्रांस के गठबंधन को परखना चाहता था। मतलब एक तरह से उकसा रहा था। बिल्कुल। पैंथर को भेजना सीधा सीधा ग्लोबल ट्रेड रूट्स को खतरे में डालने और फ्रांस के संप्रभुता को चुनौती देने जैसा था। लेकिन अंततः ब्रिटेन के दबाव में जर्मनी को पीछे हटना पड़ा। एक कूटनीतिक हार। हाँ, और इसी तरह 1908 में जब ऑस्ट्रिया ने बोस्निया पर कब्जा किया तो रूस बुरी तरह अपमानित महसूस करा था, क्योंकि वो सर्बिया की मदद नहीं कर पाया था। और मैंने पढ़ा है कि रूस के नेतृत्व ने उस दिन ठान लिया था कि भविष्य में वो दोबारा ऐसा कूटनीतिक अपमान नहीं सहेगा। एकदम सही। इन सभी संकटों ने मिलकर एक प्रेशर कुकर जैसी स्थिति पैदा कर दी थी। और आग में घी डालने का काम किया उस समय की प्रेस ने। जब मैं 1914 के अखबारों की क्लिपिंग्स देखता हूं तो उनकी तुलना सीधे आज की क्लिकबेट और वायरल न्यूज से की जा सकती है। बिल्कुल, सेंसेशनल जर्नलिज्म। अखबारों ने हर देश में आक्रामक राष्ट्रवाद का जमकर प्रचार किया। वो लगातार ये साबित करने में लगे थे कि उनका देश सबसे महान है और दुश्मन देश उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। और ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। प्रेस ने जनमत को इस कदर उग्र बना दिया था कि नेताओं के पास पैंतरेबाजी करने या समझौता करने की कोई जगह ही नहीं बची थी। स्पेस ही नहीं था उनके पास। हाँ,
जब साराजेवो की घटना हुई और रूस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ अपनी सेनाओं को मोबिलाइज करना शुरू किया, तो जार निकोलस हों या जर्मनी के काइजर, उनके हाथ उनके ही देश की जनता से बंधे हुए थे। बिल्कुल, अगर कोई भी नेता उस वक्त शांति की बात करता या एक कदम पीछे हटता तो उसका अपना ही देश उसे कायर मान लेता। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब है कि राजनेता खुद अपने बुने हुए राष्ट्रवाद के जाल में फंस चुके थे। पूरी तरह से। और अगस्त 1914 आते आते बातचीत के सारे पुल जल चुके थे और युद्ध छिड़ गया। एक ऐसा युद्ध जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन युद्ध शुरू होते ही सबसे बड़ी चुनौती जर्मनी के सामने थी। उनके सामने एक ऐसा भौगोलिक दुष्स्वप्न था जिसे सैन्य रणनीति में टू फ्रंट वॉर कहा जाता है। ये जर्मनी की सबसे बड़ी कमजोरी थी। पूर्व में रूस की विशाल सेना थी और पश्चिम में फ्रांस की सेना। दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ना किसी भी देश के लिए सुसाइडल है। हाँ, सैन्य आत्महत्या। इसीलिए जर्मनी की रणनीति ये थी कि वो पहले तेजी से फ्रांस को हराए और फिर अपनी सारी ताकत रूस की तरफ मोड़ दें। क्योंकि उनका मानना था कि रूस को अपनी सेना इकट्ठा करने में बहुत समय लगेगा। बिल्कुल, और इसी रणनीति की वजह से जर्मनी के लिए ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ बहुत जरूरी था, क्योंकि ऑस्ट्रिया ही पूर्व में रूस को कुछ समय तक उलझा कर रख सकता था। अच्छा, तो यही वजह है कि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को वो कुख्यात ब्लैंक चेक दिया था? हाँ, बिना शर्त समर्थन, चाहे ऑस्ट्रिया सर्बिया के साथ जो भी करे। क्योंकि जर्मनी की मजबूरी ये थी कि अगर उसका इकलौता सहयोगी कमजोर पड़ गया तो जर्मनी दोनों तरफ से पूरी तरह घिर जाएगा। एकदम सही। लेकिन शुरुआत में तो सभी देशों का यही मानना था ना कि ये युद्ध बहुत छोटा होगा। हाँ, लोगों को लग रहा था कि वो कुछ महीनों में क्रिसमस तक लड़कर घर लौट आएंगे। तो फिर ये एक कभी ना खत्म होने वाले दुस्वप्न में कैसे बदल गया? ये भ्रम ट्रेंच वॉरफेयर यानी हाइनलो की लड़ाई ने तोड़ दिया, खासकर पश्चिमी मोर्चे पर। ये ट्रेंच वॉरफेयर असल में था क्या? हुआ ये था कि मशीन गन और मॉडर्न तोपखाने जैसी रक्षात्मक तकनीकें बहुत तेजी से विकसित हो गई थीं, लेकिन सेना के आगे बढ़ने की स्पीड वैसी ही पुरानी थी। मतलब खुले मैदान में हमला करना सीधे सीधे मौत को गले लगाना था। बिल्कुल। इसलिए सैनिकों ने खुद को बचाने के लिए जमीन के अंदर गहरी खाइयां खोद लीं। और ये कोई छोटी मोटी खाइयां नहीं थी। स्रोतों में लिखा है कि ये स्विट्जरलैंड की सीमा से लेकर समुद्र तक फैला हुआ एक पूरा का पूरा भूमिगत शहर बन गया था। मीलों तक फैली खाइयां, दोनों तरफ की सेनाएं कीचड़, बीमारी और लाशों के बीच फंसी रहीं। और कोई भी सेना महीनों तक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। हाँ, ये महज युद्ध नहीं था, ये एक मीट ग्राइंडर बन गया था। बाप रे। जहां बस इंसानों को झोंका जा रहा था। और धीरे धीरे ये लड़ाई हथियारों से ज्यादा संसाधनों की लड़ाई बन गई, है ना? हाँ। सही कहा। और यहीं पर इस महायुद्ध का सबसे निर्णायक मोड़ आता है 1917 में अमेरिका का युद्ध में प्रवेश, जो कि युद्ध शुरू होने के लगभग 3 साल बाद हुआ। हाँ, लेकिन अमेरिका तो शुरुआत से ही इस यूरोपीय झगड़े से दूर रहने की नीति पर चल रहा था ना। तो ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अचानक इसमें कूदना पड़ा? इसके पीछे 2 बहुत स्पष्ट कारण थे जो सीधे तौर पर जर्मनी की हताशा से जुड़े थे। पहला कारण तो वो नाकेबंदी थी। हाँ, ब्रिटिश नौसेना ने जर्मनी की पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी थी, जिससे जर्मनी में खाने पीने की भयानक कमी हो गई थी। तो इसके जवाब में जर्मनी ने क्या किया? इस नाकेबंदी को तोड़ने के लिए जर्मनी ने अपनी पनडुब्बियों, जिन्हें यू बोट्स कहा जाता था, से हर उस जहाज को डुबाना शुरू कर दिया जो ब्रिटेन की तरफ जा रहा था, चाहे वो किसी तटस्थ देश का ही क्यों ना हो। बिल्कुल। और इसमें कई अमेरिकी जहाज भी निशाना बने और अमेरिकी नागरिकों की जान गई। और दूसरा कारण था जिमरमैन टेलीग्राम का पकड़ा जाना। यार, ये तो किसी जासूसी फिल्म के प्लॉट जैसा लगता है ना? जर्मनी के विदेश मंत्री आर्थर जिमरमैन ने मेक्सिको को एक सीक्रेट मैसेज भेजा था, जिसमें उन्होंने मेक्सिको को लालच दिया कि अगर अमेरिका युद्ध में आता है तो मेक्सिको अमेरिका पर हमला कर दे। और इसके बदले में जर्मनी मेक्सिको को उसके वो पुराने इलाके वापस दिलाने में मदद करेगा जो अमेरिका ने छीन लिए थे। मतलब टेक्सास और न्यू मैक्सिको जैसे इलाके। जब ब्रिटिश खुफिया विभाग ने इस टेलीग्राम को पकड़कर अमेरिका के सामने रखा तो अमेरिका के लिए तटस्थ रहना असंभव हो गया। एकदम। अप्रैल 1917 में अमेरिका का युद्ध में आना मित्र राष्ट्रों के लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक और भौतिक जीत थी। और ये इसलिए भी क्रिटिकल था क्योंकि उसी साल दिसंबर में रूस में क्रांति हो गई थी। हाँ, और रूस युद्ध से पूरी तरह पीछे हट गया था। तो जर्मनी को लगा होगा कि रूस के हटने से वो जीत जाएंगे। लगा तो था,
लेकिन अमेरिका अपने साथ इतनी बड़ी संख्या में फ्रेश सैनिक, असीमित पैसा और उत्पादन क्षमता लेकर आया, जिसका मुकाबला करना थके हारे जर्मनी के बस की बात नहीं थी। अमेरिका की एंट्री ने हार जीत का फैसला तो कर दिया, लेकिन इस 4 साल के लंबे खिंचे संघर्ष ने युद्ध करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में इस बात का गहराई से विश्लेषण है कि ये मानव इतिहास का पहला टोटल वॉर बन गया था, और ये हिस्सा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 1935 में जर्मन जनरल ल्यूडेनडॉर्फ ने इस टोटल वॉर के कॉन्सेप्ट को बहुत विस्तार से समझाया था। साधारण शब्दों में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि युद्ध अब केवल सीमाओं पर मौजूद 2 सेनाओं के बीच का संघर्ष नहीं रह गया था। सेना और आम नागरिक के बीच की जो लकीर सदियों से चली आ रही थी, वो पूरी तरह मिटा दी गई। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये काम कैसे करता था। एक पूरे देश को युद्ध मशीन में बदल दिया गया था। हाँ, कारखाने जो पहले आम जरूरत की चीजें बनाते थे, वो अब सिर्फ हथियार और गोला बारूद उगल रहे थे। और जो महिलाएं पहले घरों तक सीमित थीं, उन्होंने एक झटके में कारखानों और अस्पतालों में लाखों की संख्या में मोर्चा संभाल लिया। पूरा का पूरा अर्थशास्त्र सिर्फ युद्ध के इर्द गिर्द घूमने लगा था। और इसके साथ ही युद्ध में नई और खौफनाक तकनीकों का पहली बार इस्तेमाल हुआ। टैंक, पनडुब्बी, आसमान से बम बरसाते हवाई जहाज और सबसे भयानक रासायनिक हथियार, केमिकल वेपन्स। जहरीली गैसों के इस्तेमाल ने सैनिकों की मौत को एक अमानवीय रूप दे दिया था। मुझे यहाँ एक बात पूछनी है, इन सब का लॉजिक क्या था? लॉजिक मतलब क्या आम नागरिकों के शहरों पर बम गिराना या पूरे देश के संसाधनों को निचोड़ लेना सिर्फ कोई सैन्य मजबूरी थी, या इसके पीछे कोई गहरी और क्रूर मनोवैज्ञानिक रणनीति थी? देखो, ये विशुद्ध रूप से एक वॉर ऑफ अट्रिशन यानी थका देने वाले युद्ध की रणनीति थी। इसमें मकसद सिर्फ सामने वाली सेना को मैदान में हराना नहीं था। तो असली लक्ष्य क्या था? असली लक्ष्य था दुश्मन देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ना और वहां के आम नागरिकों के मनोबल को इस हद तक कुचल देना कि वो खुद अपनी सरकार के खिलाफ बगावत कर दें और युद्ध रोकने की भीख मांगे। ओह गॉड! मतलब जब किसी देश के नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है, तो ये केवल सैन्य कदम नहीं, बल्कि पूर्ण मनोवैज्ञानिक आतंक होता है। बिल्कुल। पूरा समाज युद्ध की भट्ठी में झोंक दिया गया था और किसी भी इंसान की जान की कोई कीमत नहीं रह गई थी। ये सब सुनकर एक अजीब सी सिहरन पैदा होती है। कैसे इंसानियत ने अपनी ही सारी तरक्की का इस्तेमाल खुद को खत्म करने के लिए कर लिया। दुखद है, लेकिन सच है। खैर, अब इस पूरी चर्चा के अहम निष्कर्षों को एक साथ जोड़ते हैं। आज हमने देखा कि कैसे 1914 की वो आलीशान यूरोपीय इमारत असल में खोखली थी, एकदम खोखली। बाल्कन की एक स्थानीय हत्या, जिसे शायद कुछ कूटनीतिक बैठकों में सुलझाया जा सकता था, वो उग्र राष्ट्रवाद, गुप्त संधियों के भ्रम और प्रेस द्वारा फैलाई गई नफरत में फंस गई और अंततः टोटल वॉर के इस खौफनाक चक्र में फंसकर 20वीं सदी की सबसे बड़ी तबाही में बदल गई। और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि इस महायुद्ध ने किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया। हाँ, बल्कि इसने ऐसे बीज बोए जो महज 2 दशक बाद एक और भी भयंकर विश्व युद्ध का कारण बने। बिल्कुल। इस पूरी लंबी चर्चा को गहराई से समझने के बाद एक विचार मन में जरूर आता है, जो शायद हमें आज के समय को देखने का एक नया नजरिया दे सकता है। वो क्या? अगर इतिहासकारों की ये बात सही है कि कागज पर लिखी संधियां असल में देशों को युद्ध के लिए मजबूर नहीं कर रही थीं, और अगर ये भी सच है कि नेताओं के हाथ उनकी अपनी ही जनता के उग्र राष्ट्रवाद और मीडिया के दबाव से बंधे हुए थे, तो क्या इस महायुद्ध की असली वजह हथियार या राजा नहीं, बल्कि सिर्फ डर और कमजोर दिखने का खौफ था? फियर ऑफ लुकिंग वीक। हाँ, जरा सोचने वाली बात है। आज की इस मॉडर्न दुनिया में, जहां कोई भी भड़काऊ खबर या कूटनीतिक तनाव इंटरनेट के जरिए पलक झपकते ही करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है और एक सामूहिक उन्माद पैदा कर देता है। बिल्कुल। तो क्या हम आज भी ऐसे ही किसी अदृश्य दबाव के शिकार हो सकते हैं? क्या कमजोर दिखने का वही खौफ आज भी किसी नई तबाही का ट्रिगर बन सकता है? यही वाकई में बहुत गहरा सवाल है। इसी गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इतिहास के इन उलझे हुए पन्नों में उतरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से कुछ नए विचार सामने आए होंगे जो लंबे समय तक आपके जहन में रहेंगे। नमस्कार।